एक है नाना पटोले जी, देवेंद्र फडणवीस जी। आपका फेवरेट कौन? देवेंद्र जी के कद का कोई नेता नहीं है। यूथ जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता सर, राजनीति ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। पर ये तोड़ जोड़ की जो सरकार है दादा, इसमें आप बिलीव करते हैं? ये राजनीति नंबर का गेम है। इतने तो कांग्रेस के नेता मुझे पता है जी। कि जिनको वो मदद करते हैं। यहाँ पे सड़क बनाना, गटर बनाना ये हमारा काम नहीं है और अच्छे अच्छे कायदों को हम लाए। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है दादा? मिशन ही हमारी ताकत है। मैं फूडी हूँ, मैंने पूरा महाराष्ट्र भ्रमण किया हुआ है, तो जी। नागपुर की गलियाँ मुझे पता है। जो हमारे युवा है 18 से 40 बीच का वर्ग, तो इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे दादा? आपको पॉलिटिकली अवेयर होना सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पास आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं, तब मैं चुनाव हार गया 6 साल बाद हम आपको कहाँ देखेंगे? और ताकत से लोगों के लिए काम करूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉलिटिकल किड। वी आर बैक आफ्टर 1 मंथ। महाराष्ट्र का चुनावी समर खत्म हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है। आज हमारे जो गेस्ट है वो है सत्यजीत तांबे पाटिल जी। सत्यजीत दादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, नासिक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनसे हमने कई सारी बातें की महाराष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पे, टूटती फूटती राजनीति, सभी प्रकार के कई सारे हमने मुद्दों पे सत्यजीत दादा के साथ शॉर्ट एंड स्वीट एक पॉडकास्ट किया है। होप आप सभी ये पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। दादा वेलकम टू द पॉलिटिकल किट। हेलो, थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, एज यूजुअल। क्या बात है, ये हंसता हुआ सा चेहरा एकदम हमेशा इतना फ्रेश और एक्टिव, इसके पीछे का क्या रीज़न है? मुझे लगता है कि एक्टिव बंदा जो है वो माइंड से होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा कोई भी करियर हो, प्रोफेशन हो, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हो काम करना, तो आपको थकान आने की या किसी चीज़ की फिर ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो एंजॉय अगर करोगे तो मज़ा आएगा, मतलब काम करने में मज़ा आएगा, एक्टिव भी रहोगे और हैप्पी भी रहोगे। राइट। पर दादा मेरे ख्याल से राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत 2007 से हुई आपके। नहीं, मेरी राजनीतिक शुरुआत 2000 साल से हुई है। 2000। मैं 2000 साल में एनएसयूआई का प्रदेश का सचिव बना और छात्र राजनीति से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। 2000 से 2007 तक मैंने एनएसयूआई में काम किया। 2007 में मेरे नेता राजीव सातव जी ने मुझे यूथ कांग्रेस में लाया और तभी मैं जिला परिषद मेंबर भी बना था। तो 2007 से 2017 में जिला पंचायत का मेंबर था और यूथ कांग्रेस में आ गया था। और फिर यूथ कांग्रेस में 2010 में राहुल जी ने जो चुनाव की प्रक्रिया लाई, उसके माध्यम से 2-3 बार चुनाव लड़के 2018 में मैं यूथ कांग्रेस का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना। 2014 में मुझे पार्टी ने अहमदनगर सिटी से विधानसभा लड़ने का भी मौका दिया था, लेकिन वो तब मैं चुनाव हार गया और यही राजनीतिक प्रवास मेरा चल रहा है। पर दादा अभी की जो वास्तविक स्थिति है 2025 में आ गए अपन, और महाराष्ट्र की निवडणूक के रिजल्ट अपने सामने हैं। आघाड़ी, युति, ये दो सामने रहे। सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या लगा दादा आपको, जो सरकार अभी बनी है बीजेपी, शिंदे सेना और राष्ट्रवादी अजीत की, इसका कारण क्या है? लोगों ने क्यों इन्हें वोट दिया नहीं, होगा? 3-4 कारण है। एक तो कारण है कि हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र में दिखाई दिया। जी। दूसरा कारण है लाडली बहना जो हम्म। उन्होंने शुरू की, वो भी एक सक्सेसफुल रही। तीसरा कारण है कि जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में होती है, चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया हम्म। होती है, हम्म। जिस तरह से वो चुनाव लड़ते पूरी ताकत से, वो इसका एक प्रमुख कारण है। और चौथी बात, जो महाविकास आघाड़ी थी, वो सारे हवा में चले गए थे। हम्म। उन्होंने तो मतलब ऐसे तय कर लिया था कि सरकार तो अपनी आ रही है, हम्म। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में महाविकास आघाड़ी चली गई थी। तो यही प्रमुख कारण है। मेन पर दादा यूथ जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता। ऐसा मैं कई बार रूबरू होता हूँ। मेरा जो ये चैनल है उसमें हम लोग अधिकतर लोग को बोलते हैं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। हम्म। वो यूथ भागता है बहुत पॉलिटिक्स से। वो सोचता है कि मैं क्यों जाऊँ सत्यजीत दादा, माझा यानी मैं अपना टाइम क्यों निवेश करूँ ऐसी फील्ड में जहाँ पैसा है, पानी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब होना आवश्यक है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ।
नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। साधारण कार्यकर्ता भी बड़ी बड़ी पदों तक पहुंचे हैं राइट। राजनीति में। तो राजनीति जो है वो आप राजनीति छोड़ दो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, ये क्यों का बड़ा मतलब होता है, जिसको हम वाई कहते हैं, जिसको हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं। ये अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। राजनीति में अगर किसी को पैसा कमाने के लिए आना है या मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आना है तो उन्होंने आना नहीं चाहिए। अगर राजनीति में आके उसको कुछ काम करना है लोगों के लिए तो फिर राजनीति जैसा क्षेत्र नहीं है। राजनीति ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। हम्म। अगर समाज सेवा करनी है तो सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो राजनीति राजनीति। है। तो अगर उस सोच से आप आते हो तो फिर उसमें संधि है। अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में या पद चाहिए, मुझे आमदार बनना है, मुझे खासदार बनना है, मुझे नगर सेवक बनना है, हम्म। और बन के क्या करोगे, तो बन के मैं पैसा कमाऊंगा, मैं इज्जत कमाऊंगा, लोग मेरे को बुलाएंगे प्रोग्राम में, फिर मेरी वाहवाह होगी, मेरे बर्थडे की होर्डिंग लगेगी, फिर मुझे टोल नहीं भरना पड़ेगा, फिर ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ों के में राइट जो राइट लोग राइट अटक जाते हैं, राइट। मुझे लगता है उन्होंने राजनीति में नहीं आए तो ही बेहतर है। सत्यजीत नाम में सत्य है, तो सत्यजीत का सबसे बड़ा शस्त्र सत्य बोलना है, या फिर वो भी कॉन्शियसली स्पीक करता है? क्योंकि मैं 17 से आपको देख रहा हूँ तो सत्यजीत सत्य ही बोलता है। यानी जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो ही इज़ क्लियर ऑन द पॉइंट, यानी आप हमेशा पॉइंट पे क्लियर है, अच्छा लगे या बुरा लगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग? नहीं, मेरा अभी आपने इस सवाल में ही जवाब दे दिया है तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। जी। लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो मेरे नाना जी जो स्वतंत्र सेनानी थे, जी। भाऊसाहेब थोरात, जी। वो एकदम सत्यवादी गांधीवादी नेता थे। उन्होंने कभी झूठ को ना बर्दाश्त किया, अपने बोलने में भी अपने व्यवहार में भी कभी झूठ नहीं था, और वही उसी राह पे चलने की कोशिश मैं करता हूँ। दादा, सैकड़ों कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने जब पहली बार आपके साथ बैठ के लंच किया तो मैंने देखा कि हमारे नागपुर के बहुत कार्यकर्ता आपके साथ बैठते, आप अच्छी फूड्स की बात करते कि आपका फ़ेवरेट फूड क्या है। यानी कि हमेशा सिर्फ़ राजकारण बात नहीं होती है। यू ऑलवेज़ टॉक लाइक कि यार एकदम दोस्त है, भाई है। तो दादा, ये पहले से ही आपका ऐसा स्वभाव रहा कि पॉलिटिक्स में आने के बाद देयर वाज़ सम चेंज इन यू? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फूडी हूँ। हुँ। खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा। अच्छा खाना मिलता है तो मैं दूर दूर तक जाता हूँ। हुँ। और ये मेरा पहले से स्वभाव रहा है, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मुझे, जब मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था, जी। तो कम से कम 5-6 बार मैंने पूरा महाराष्ट्र भ्रमण किया हुआ है। नागपुर तो मैं मतलब कितनी बार आया होऊंगा तो मुझे भी याद नहीं है, इतनी बार मतलब जी। नागपुर की गलियां मुझे पता है। क्या बात है! इतना नागपुर मुझे पता है, नागपुर ग्रामीण हो, नागपुर शहर हो, विदर्भ हो, और ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई तालुका नहीं जहाँ मैं गया नहीं हूँ। हुँ। तो ये मेरा स्वभाव है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। दिस इज़ नेचुरल व्हाट यू आर। हाँ, ये ना, मेरे पास आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं। यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा। तो ये पॉलिटिक्स में ये होता है दादा, थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल बनना पड़ता है आदमी को। ऐसे लोग कहते हैं, अब मुझे पता नहीं। पर दादा, मैंने आपको अभी निर्दलीय चुन के आते हुए देखा। सो मेरे दादाजी भी परिषद में थे। तो परिषद में जाने का वो एक्सपीरियंस, बैठने का, प्रश्न विचारने का, सामने मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? थोड़ा हमारी जनता से शेयर करें। नहीं, मैंने इतने साल संगठन में काम किया था। संगठन में काम करने के बाद जिला परिषद मेंबर में 10 साल था मैं। जी। लेकिन जब मैं विधान परिषद में विधिमंडल में आ गया तो उसका एक अनुभव ही अलग है। हमारी जो संविधान है, हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हुए, वो अधिकार इतने ज़बरदस्त है, और ये लॉ मेकिंग मशीनरी है। राइट। हम लोग आमदार को हम लोग आमदार कहते हैं, हुँ। लेकिन हालांकि ये लॉ मेकर है। दीज़ आर लॉ मेकर्स। ये राइट। लॉ मेकर की भूमिका है। हुँ। यहाँ पे सड़क बनाना, गटर बनाना, ये हमारा काम नहीं है। राइट। ये तो विकास चलता ही रहना चाहिए। शासन के ये थ्रू तो है। ये तो शासन के थ्रू चलना ही चाहिए। हुँ। हमारा जो काम है वो इन सब चीज़ों के ऊपर चढ़ के जी। हम इस पे कायदे बनाएं, हुँ। लॉ बनाएं। हुँ।
और अच्छे अच्छे कायदों को हम लाए, हम्म उनको पारित करें, हम्म ताकि सामान्य जो जनता है उसको राहत मिल सकती है हर एक चीज में। ये एक असली काम परिषद में और विधानसभा में होता है, राइट। और ये करते हुए मुझे बहुत मजा आता है। मैं जब जाता हूँ, मैं देखता जी। हूँ कि स्पीकर जब आते हैं, स्पीकर का एक अलग तजुर्बा है। हम्म सदस्य जो बात करते हैं, उसको एक संविधानिक बहुत बड़ा बैकिंग है। हम्म वहाँ जो मंत्री आपको सभागृह में जो जो जवाब देता है, जी। उसके ऊपर वो बाइंडिंग है हम्म कि वो उससे मुकर नहीं सकता है। हाँ। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी की बनी हुई है, और मुझे लगता है यही ब्यूटी है हम्म कि हम लोग अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। हालांकि इस 1.5 साल में मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाने का मौका मिला, जी। उसके पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। मुझे वेल्स यूके के पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, वेल्स के स्टेट पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। और इन सब पार्लियामेंट्स में जाने के बाद उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनके जो राज शिष्टाचार है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो देखने के बाद हमारी भी पार्लियामेंट और हमारी भी जो विधिमंडल है वो ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त अधिकार हमारे लोगों को दिए हुए हैं, और उससे अच्छा काम पिछले 70-80 सालों में हमारे देश में हुआ है। दादा, संगठन का तो आपको बहुत फास्ट एक्सपीरियंस रहा है। एट एवरी एवरी बेस पे हम आएंगे, पर आज दो नेता जो मैं एज अ कार्यकर्ता देखता हूँ, एज अ स्टूडेंट देखता हूँ पॉलिटिक्स के, एक है नाना पटोले जी, कांग्रेस से मैं देख पाता हूँ उनको, बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस जी। आपका फेवरेट कौन है दोनों में से? अगर मैं पूछूं कि दादा यू हैव टू चूज वन पॉलिटिशियन। इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। देवेंद्र जी है। ओके। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, जी। वो संगठक भी है, हम्म। बड़े दिल का नेता है, बड़े दिल का बड़े नेता। सोच का नेता है। कभी छोटी सोच उन्होंने रखी नहीं। चाहे हम्म किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हम्म उनके पास काम लेके जावे, हम्म वो काम वो करते हैं। इजीली एक्सेसिबल है। एक एसएमएस डालो, आपको 10 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। इतने इजीली एक्सेसिबल है। और एक विजन है प्रदेश को आगे लेके जाने का, एक उनके पास एक रोड मैप है। तो इसलिए मुझे लगता है आज महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के कद का कोई नेता नहीं है। बड़ा वाक्य है ये जी। उनके कद का कोई नेता नहीं है। बहुत सारे नेता है, मतलब पवार साहब है और बाकी हम्म भी लोग हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है, इतने हम्म सालों का एक्सपीरियंस है। हम्म लेकिन आज की पीढ़ी में जो है वो देवेंद्र जी को कोई कंपटीशन है नहीं। पर ये तोड़ जोड़ की जो सरकार है दादा, इसमें आप बिलीव करते क्या? नहीं, देखो, राजनीति तोड़ जोड़ नहीं होती है, राजनीति नंबर का गेम होता है। हाँ, अग्रीड। और ये नंबर का गेम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये भी बोलना गलत है। ये अग्रीड। नंबर का गेम हमेशा से ही महाराष्ट्र में चलता आ रहा है, पूरे देश में चलता आ रहा है। हकीकत। इसलिए इसको इसको भारतीय जनता पार्टी को विलन बनाना हम्म मुझे लगता है कि गलत है। इसमें इसके पहले बहुत बार जी। ये हुआ है हमारे देश में। इससे भी गंदी राजनीति हमारे देश ने देखी हुई है। और रहा सवाल देवेंद्र जी का, अगर आपने उन उसी सवाल तर्ज को पे। कनेक्ट करके जी। आपने ये सवाल पूछा, तो मुझे लगता है कि ये जो सरकारें बनी अभी, तो उसमें हम्म उनकी सोच और उनकी भूमिका कितनी थी, ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे मन में है। क्योंकि हम्म जितना मैं उनको जानता हूँ, जी। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली एकदम shrewd है, हम्म जो पॉलिटिशियन होना चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड इन पॉलिटिक्स। विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड आई वुड रादर से कि सारे ही पॉलिटिकल लीडर श्रूड होते हैं, लेकिन वो जब छोटे दिल का श्रूडनेस आ जाता है ना, हम्म तो उसका नुकसान होता है। बड़े दिल का श्रूडनेस आता है ना, तो उससे फायदा ही होता है। तो इनका जो राजनीति करने का जो तरीका है, वो दिल खोल के मदद भी करते हैं, दिल खोल के राजनीति भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तरीका अच्छा है।
सत्यजीत तांबे पाटिल को देवेंद्र जी एज अ परिषद में जो सदस्य है उसके तौर पे मदद करते हैं, वन टू वन कांटेक्ट करते हैं, या फिर सत्यजीत को कि वो बहुत समय से देख रहे हैं, आपकी बुक लॉन्च पे देखा था मैंने, उनका जो आपसे कनेक्ट है वो सही में बहुत ऐसा मन मोकळे के जैसा है कि आमचा लक्ष सत्यजीतवर आहे आणि एक अपनापन दिखता है उसमें. तो दादा ऐसा कुछ है, आप लोग का अच्छा रिलेशन पहले से रहा है? 2004 में मैं पहली बार उनको मिला था, जी. जब मेरा भाई, मेरा माय फर्स्ट कजिन या राजीव राजले, राजीव वो राजले. ओके. कांग्रेस के एमएलए बने थे। ओके. और यूथ फोरम करके यंग आमदारों का एक हम्म. ग्रुप है, जिसमें राजीव राजाले भी थे, देवेंद्र जी भी थे, हम्म. जय कुमार रावल भी जी थे, और ऐसे बहुत सारे एमएलएस थे। तो राजू भाऊ के साथ मैं उस मीटिंग्स में जाता था, तो देवेंद्र जी की और मेरी थोड़ी सी पहचान हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा कांटेक्ट मेरा उनके साथ कभी रहा नहीं वैसे. रहा नहीं। लेकिन जब जब मैंने उनको कुछ मैसेज भेजा हो या कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, तो इमीडिएटली उनका रिस्पांस आता था। और अब तो राजनीतिक जैसे जैसे मैं एक्टिव होते गया, तो ऑफ कोर्स मेरा उनके साथ अच्छा संपर्क रहा। और वो इतने बड़े दिल का नेता है, मैंने आपको जैसे जैसे कहा पहले भी कहा. कि छोटी सोच वो कभी रखते नहीं। मुझे मेरे परिषद के चुनाव में भी जी. जब मुझे कांग्रेस पार्टी का फॉर्म एबी का जो सवाल हुआ और जब सारी चीज़ें हुई, जी. तो एक मौका ये आया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था और मेरे पिताजी को ही चुनाव लड़ना पड़ता। जी. लेकिन तब वो थे, देवेंद्र जी थे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कैसी किसी भी हालत में आपको ये चुनाव लड़ना ही चाहिए और आपको ये जीतना चाहिए और आपको अभी सभागृह में आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अभी दिस इज़ द ओनली चांस फॉर यू। ओके. और आमदार बनने के बाद आज मैं रियलाइज करता हूँ 1.5 साल के बाद कि अगर मैं वो चुनाव नहीं लड़ता और अगर मैं एमएलए एमएलसी नहीं बनता, तो मैं सिस्टम के बाहर था। मुझे जो करना है इस प्रदेश के लिए, जी. मेरे मेरे लोगों के लिए, वो नहीं कर सकता था मैं। राइट. अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, और ये सलाह उन्होंने मुझे बड़े भाई के तौर पे दी। और वो चट्टान की तरह मेरे साथ उसमें खड़े रहे। और उसके बाद भी जब जब मुझे जो जो मदद लगती है, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ नहीं, हाँ, एक आप मैं निर्दलीय परिषद एफिलेटेड में भी नहीं हूँ मेंबर उनका, प्रश्न ही नहीं उठता. लेकिन फिर भी जब जब मुझे मदद चाहिए, हम्म. तब तक वो मुझे दिल खोल के मदद करते हैं। और सिर्फ मुझे नहीं, कितने तो कांग्रेस के नेता मुझे पता है जी. कि जिनको वो मदद करते। वो कभी पार्टी नहीं देखते मुझे नहीं लगता वो पार्टी देखते। कि ये फलाना ये पार्टी से आया, नहीं, ये कभी ढिंगाना नहीं ये पार्टी देखते। से आया, हाँ ऐसा देखो, कुछ. राजनीति में जितना पार्टी देखना पड़ता है उतना तो देखना ही पड़ता है। हाँ, हाँ. लेकिन जब किसी का इंडिविजुअल काम है, हम्म. पर्सनल काम है, हम्म. तो उसमें वो दिल खोल के मदद करते, फिर वो राजनीति नहीं देखते। हाँ, अगर राजनीति है और बीजेपी और कांग्रेस वाला ही एक दूसरे के सामने वहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली वो उनके बीजेपी वाले के साथ ही खड़ा रहेंगे। हम्म. वो तो नेता है उस पार्टी के। हम्म. लेकिन अगर कांग्रेस का नेता कुछ व्यक्तिगत काम लेके जाता है, या कांग्रेस का नेता या कोई एमएलए कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का सार्वजनिक काम लेके जाता है, तो उसको मदद ही होती है। यानी श्योर शॉट है कि देवेंद्र जी के पास जाओ तो खाली हाथ वापस नहीं आता आदमी. नहीं, कभी नहीं होता है। सलाह तो 100% देंगे। 100% देंगे. ही इज ऑल्सो फूडी, हमने सुना है. हाँ, मतलब अब इतना ज़्यादा मेरा संबंध उनके साथ है नहीं कि जी. फूडी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो डाइट कॉन्शियस, अब जब से हम्म. मेरा और उनका करीबी रिश्ता हुआ है, आ, तब से तो मैं देख रहा हूँ कि इज़ वेरी डाइट कॉन्शियस। आखिरी 2 सवाल दादा जाने से पहले. सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा बहुत भारी रहा लोकसभा में, अभी भी चलता है, पर महाराष्ट्र के चुनाव में काम करते दिखा नहीं हमको. इस बार ऐसा लगा कि लाड़की बहन एंड द हिंदुत्व टुक द मैनर टुवर्ड्स द बीजेपी. कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है दादा? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी माँ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी ताकत है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चलते हैं, हम उसी पे बिलीव करते हैं। आप मेरे ऑफिस में भी देखोगे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देखा इंडिया मैंने ही आपके. हाँ, रखा हुआ है। देखा मुझे. तो हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं उसमें। दादा पर राजनीति ब्लड स्वेट का गेम है कि चल जाता है लाइफ, यानी इट जस्ट लाइक इजी जॉब या समथिंग लाइक दैट कि ब्लड स्वेट होता ही है नहीं, पूरा. ब्लड स्वेट का गेम है भाई। हर एक प्रोफेशन ब्लड स्वेट का गेम है, अगर आप करना चाहो तो, और आप अगर एम्बिशियस हो तो, और अगर आपको कुछ पाना है और आपको कुछ
करना है, तो ब्लड स्वेट को चॉइस है ही नहीं। पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट, धन कोई वो नहीं है। यू कैन कम इनटू पॉलिटिक्स, यू कैन वर्क एंड यू कैन गेन योर नॉलेज और यानी लेवरेज मिल सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है राजनीति में। जैसे एकाध अगर कंपनी है, जी। एक कोई एंटरप्रेन्योर है, हम्म। वो अच्छा स्टार्टअप चलाता है, हम्म। उसके पास बढ़िया आइडिया है, हम्म। वो बहुत ऑनेस्ट लड़का है, हम्म। प्रमोटर जो है उस जी। स्टार्टअप का, वो बहुत ऑनेस्ट है, अच्छे से काम कर रहा है, जी। तो पैसे लगाने वाले तो लोग लाइन लेके खड़े रहते हैं उसके पास। हम्म। अगर आप में भविष्य है, आपकी ताकत है, तो लोग आपके पास खड़ा रहेंगे, आपको रिसोर्सेज दे देंगे, आपको ताकत दे देंगे। आप में वो होना चाहिए कि आप एक तो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, आपका सोच अच्छी होनी चाहिए, आप राजनीति में कुछ करने के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए आप आने चाहिए। आपका पर्सनल एजेंडा अगर राजनीति में आने का है, तो फिर कोई किसी को मदद नहीं करेगा। जो आपने पहले भी बताया कि मैं आमदार बन जाऊं, मैं खासदार बन जाऊं, लोग ये मुझे अगर एजेंडा है तो बना। कौन मदद करेगा? लेकिन भाई एक लड़का है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत हम्म। ऑनेस्ट है, हम्म। बहुत हार्ड वर्किंग है, चलो अपन इसके पीछे खड़े रहते हैं, इसको हम्म। चुनाव जिताते हैं। हम्म। इसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम इसके लिए मदद लाएंगे, मानुस की। 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके हम हम्म। इसको चुनाव जिताएंगे। ऐसे होता है ना, और ऐसे हुआ है इस देश में आज तक, हजारों लोग ऐसे आए राजनीति में। पर दादा, आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे युवा है 18 से 40 बीच का वर्ग हमारा पॉडकास्ट देखता है, तो ये वोटर भी है नया और ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी है, तो इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे दादा आप? नहीं, इनके लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको पॉलिटिकली अवेयर होना सबसे बड़ी चीज़ है। पॉलिटिक्स में आना इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते। पॉलिटिक्स में आने का एक ही मतलब है कि पॉलिटिकली अवेयर हम होने चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका सोच और इसकी समझ हमें होनी चाहिए, और उस हिसाब से हमें अच्छे लोगों के पीछे, अच्छी ताकतों के पीछे, अच्छे विचारों के पीछे खड़ा रहना ज़रूरी होता है। यही पॉलिटिकल अवेयरनेस की एक व्याख्या है, और मुझे लगता है कि नौजवान हमारा जो इंडियन है, जो भारतीय नागरिक है, उसने ये पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाना चाहिए। राइट। आखिरी जाने से पहले दादा, कि 6 साल का टेन्योर होता है परिषद का, हम्म। 6 साल बाद हम आपको कहाँ देखेंगे? विल यू बैक टू द परिषद अब और देखो यू विल भैया, अब कंटेस्ट? देख थोड़ा ऐसा है। कल की बात, थोड़ा सा हाँ, हाइपोथेटिकल है, बट अच्छा जगह देखोगे, इतना ही कह सकता हूँ। है ना, मैं उतना वो नहीं हूँ। आई फील यू, वेर एवर यू आर स्टैंडिंग, इट टेक्स अ लॉ एंड हार्ट टू बी देयर। बट मैं अच्छी जगह ही रहूँगा और ताकत से लोगों के लिए काम करूँगा। क्या बात है। पर बहुत अच्छा लगा दादा, आपने हमको टाइम थैंक दिया। यू। और थैंक्स। वापस आपको हम पाएंगे पर पॉलिटिकल किट पे, जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा। हाँ, नागपुर अधिवेशन में मिलेंगे तब करो, नागपुर में करो हाँ, आप। 100%। नागपुर अधिवेशन में जब मैं आऊँगा, जी। तो अपन फुर्सत से अच्छा कुछ करेंगे साथ में। क्योंकि कई मुद्दे मुझे मैसेज आएगी, सत्यजीत दादा का ले रहे हो तो एजुकेशन पे पूछना, हाँ, दादा का ले रहे हो तो हार्वर्ड नहीं, पे पूछना। नागपुर में अपन करेंगे तब 2-4 और विधायकों को भी मैं साथ में लाऊँगा, और एक जी, अच्छा राउंड टेबल कर सकते हो हाँ, अपन। एक अच्छा टॉक शो करेंगे, बिल्कुल। जिसमें कुछ कॉलेज के लोगों को भी बुलाएँगे। एक टाउन हम्म। हॉल मीटिंग टाइप अपन करेंगे नागपुर में। क्या बात है, क्या बात है। हुँ? दादा, आपने गेट इंस्पायर्ड बाय सत्यजीत चालू किया, उसके बारे में कुछ बताइए ना थोड़ा सा। नहीं, गेट इंस्पायर्ड बाय सत्यजीत नहीं, गेट इंस्पायर्ड विद विद सत्यजीत, सत्यजीत है। या राइट, राइट। मेरे से इंस्पायर मत हो जाओ। राइट। लेकिन अगर विद कोई समाज में सत्यजीत। अच्छा काम कर रहा है, जी। तो उसको आपके सामने मैं लाता हूँ, जी। और मैं भी इंस्पायर हो जाऊँगा, आप भी मेरे साथ इंस्पायर हो जाओ। ऐसा ये वो उसका टॉक शो है, कॉन्सेप्ट वो है। टॉक शो है दादा, कैसा है, पॉडकास्ट है? हाँ, एक पॉडकास्ट है, जो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, उनसे इंटरैक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ, और वो पॉडकास्ट देख के और भी लोग इंस्पायर हो जाए, ये मेरी तमन्ना है। राइट। तो इट इज़ गेट इंस्पायर्ड विद सत्यजीत तांबे, ओह ग्रेट। नॉट बाय सत्यजीत तांबे। मैंने बट मैंने इतना बड़ा काम आज तक किया ही नहीं कि मेरे से कोई इंस्पायर हो जाए। नहीं, बट फ्रॉम वन पॉडकास्टर टू अनदर पॉडकास्टर, बेस्ट विशेस दादा, थैंक यू गेट सो मच। इंस्पाइट के लिए। थैंक्स। वापस जल्द मिलेंगे। यस, जय थैंक यू। हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो गाइस, होप यू लाइक द पॉडकास्ट। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।